नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर पटना से, जहां जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत युवकों ने फायरिंग की। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। पिस्टल से गोली चलने और एक युवक की मौत के बाद पार्टी मना रहे लोग वहां से फरार हो गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कुछ युवक नशे में धुत हैं। बर्थडे पार्टी में नर्तकी को बुलाया गया है, उसके हाथ में पिस्टल है। नर्तकी पिस्टल चलाने की कोशिश करती है और इसी बीच एक युवक उससे पिस्टल ले लेता है। इसी दौरान पिस्टल से गोली चल जाती है और एक युवक को गोली लग जाती है। गोली लगने से 22 साल के विक्की की मौत हो गई। विक्की अपने नाना के घर पर रहता था। पड़ोस के नरेश कुमार के घर बर्थडे की पार्टी थी और इसी पार्टी में नर्तकियों को बुलाया गया था। ये वारदात पटना के रामकृष्ण नगर के पिपरा इलाके की है। घटना के बाद सभी लोग फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि लोग जश्न में मौत का खेल क्यों खेलते हैं। और यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, बर्थडे पार्टी में जो गोली चली, विक्की को गोली लगी है और विक्की की तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विक्की अपने नाना के घर पर रहता था। विक्की अपने नाना का यानी कि पूरे परिवार का इकलौता सहारा था, लेकिन अब वो नहीं रहा क्योंकि हर्ष फायरिंग के दौरान उसकी मौत हो गई। जश्न फायरिंग पर कानून क्या है, अब आपको ये बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जश्न फायरिंग पर रोक लगा रखी है। स्टेटस सिंबल के लिए फायरिंग बर्दाश्त नहीं होगा। कानून के पालन की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास दी गई है। फायरिंग होने पर आयोजक भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। लाइसेंसी पिस्टल अगर हुई तो उसे रद्द करने का भी प्रावधान है और इन रोक के बावजूद जश्न में हर्ष फायरिंग होती है। अब न्यूज 18 के सवाल हैं कि जश्न में मौत का खेल खेलने वाले की गिरफ्तारी कब की जाएगी? क्या पार्टी करने वालों ने मर्डर की साजिश रची थी? क्या कानून से ऐसे लोग डरते नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जश्न में मौत का खेल खेलने वाले की गिरफ्तारी कब होगी? बालू माफियाओं से सांठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले कोइलवर के निलंबित सीओ अनुज कुमार के ठिकानों पर आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। अनुज कुमार पर कोइलवर में अपनी पदस्थापना के दौरान बालू माफियाओं से सांठगांठ का आरोप है। टीम पटना स्थित आवास के साथ ही पैतृक आवास नवादा और ससुराल गया में भी छापेमारी कर रही है। और छापेमारी के लिए टीम जब पटना पहुंची तो क्या हालात थे, ये बता रहे हैं पटना आवास से हमारे सहयोगी संजय कुमार। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की मुहिम लगातार जारी है। एक फिर से एक नया नाम, अनुज कुमार, निलंबित सीओ कोइलवर, उनके ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उनके पैतृक आवास के अलावा उनके पटना स्थित इस आवास पर जिसे वामिका इंक्लेव के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक सी में उनका फ्लैट है, फ्लैट नंबर 303। वहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है और तस्वीरों में देख रहे हैं आप, बिहार एसटीएफ के जवान भी यहां मौजूद हैं जो छापेमारी की कार्रवाई के दौरान असिस्ट कर रहे हैं। अनुज कुमार पर आरोप है कि कोइलवर में सीओ के पद पर तैनात रहते हुए इन्होंने बालू माफियाओं से सांठगांठ किया था और सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाई थी, चूंकि इनके टेन्योर में काफी मात्रा में बालू का अवैध उत्खनन हुआ था। इनके खिलाफ जांच चली थी और प्राइमा फेसी जांच में इन पर आरोप सही पाए गए थे। इसके बाद इनके खिलाफ जांच चली और जांच के बाद ईओयू की टीम ने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया और न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है और प्राइमा फेसी इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मिलने की पुष्टि भी हो चुकी है। अब देखना होगा आज जो कार्रवाई चल रही है या जब खत्म होती है तो आखिरकार अनुज कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में
कितनी संपत्ति प्राप्त होती है। बहरहाल इनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है और अब इनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज छापेमारी कर रही है। कई ऐसे अफसर अब भी रडार पर हैं आर्थिक अपराध इकाई की टीम के, जो अब तक अकुत संपत्ति अर्जित कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। अनुज कुमार के बाद भी कई अफसरों का नाम जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने लिस्ट बना ली है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना और नवादा से आई है, जहां पर छापेमारी चल रही है। देखिए, आप तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर ये पटना आवास की है, जहां पर ईओयू की टीम की छापेमारी चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर इनके पैतृक गांव नवादा की बताई जा रही है, जहां पर ईओ की टीम जो है वो पहुंची हुई है और फिलहाल छापेमारी की जा रही है। सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीके के बहनोई रितेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के सारनाथ के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सॉल्वर गैंग नीट परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह अपने सदस्य को परीक्षा दिलवाता था और फर्जी तरीके से मेडिकल में दाखिला दिलाने का काम कराता था। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही पुलिस कमिश्नर ने उस पर इनाम को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। वाराणसी में नीट के दौरान बीएचयू की छात्रा के पकड़े जाने के बाद यह पूरा खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि यह गैंग करीब 5 से 6 सालों से नीट की परीक्षा में सॉल्वर को बिठाकर परीक्षा दिला रहा था। और देखिए, सॉल्वर गैंग में अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गैंग से पहले पेपर को आउट कराता था, किस तरीके से नेटवर्क ये काम कर रहा था वो आप समझिए। फिर सॉल्वर गैंग के सदस्य को परीक्षा में बिठाया जाता था। गैंग प्रति अभ्यर्थी 30 से 49 लाख प्रति रुपए लेते थे। पिछले 5 से 6 सालों तक सॉल्वर गैंग जो है वो लगातार एक्टिव था और काम कर रहा था। आरोपी रितेश उर्फ सोनू पूरी प्लानिंग को अंजाम देता था। किस तरीके से पूरा नेटवर्क बनाया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए, उसकी जिम्मेवारी रितेश पर होती थी। अब सॉल्वर गैंग में अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं अब आप वो जान लीजिए। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीके उर्फ नीलेश कुमार उर्फ प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रितेश कुमार उर्फ सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास कुमार महतो भी पुलिस के शिकंजे में है। इसके अलावा राजू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर ओसामा शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 9 गिरफ्तारी हुई है, उसमें से ये लोग शामिल हैं। अभय कुमार मेहता, इसको भी पुलिस ने दबोच लिया है। इसके अलावा जूली कुमारी, ये वही लड़की है जो परीक्षा के दौरान पकड़ाई थी, तब इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जूली की मां बबीता को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इन सब में शामिल थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब खबर को समझने की बात यह है कि गिरोह ने अन्य किसी को भी शिकार बनाया तो अब वो सामने आए। दाखिले के लिए फर्जीवाड़ा का सहारा कानून तोड़ना है, इसलिए आपको समझना होगा फर्जी तरीके से कमाई का जरिया आपको जेल पहुंचा सकता है। अपराधी कितने भी शातिर हों, बचना मुमकिन नहीं है। और बुलेटिन में अब बात उस बड़ी खबर की जिस पर पिछले 1 साल से गतिरोध जारी था, लेकिन आज इसे वापस लेने की घोषणा के साथ ही गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। पीएम मोदी ने आज कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह फैसला लिया गया।
अब सरकार नए सिरे से आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ किसानों को सही से नहीं समझा पाए। पीएम ने अपील की कि आंदोलनकारी किसान अपने घर वापस लौट जाएं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कृषि कानून वापस लिए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, संसद से तीनों कानून पास हुआ था। आज पीएम ने खुद इसे वापस लेने की घोषणा की, इस पर कोई प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाया था और ये केंद्र सरकार का निर्णय था। अब इसके बाद अभी आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको घोषित कर दिया कि हम इसको वापस ले लेंगे इसी अगले सत्र में ही। तो जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया, लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई, इसलिए इसमें कोई खास बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने पहले निर्णय लिया और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कृषि कानून वापस लिए जाने के सरकार के फैसले पर कहा कि देश का सबसे लंबा सत्याग्रह था जिसे देश के किसानों ने किया था। उन्होंने कहा कि ये संविधान और किसानों की जीत है। किसान भाइयों के मामले में चूंकि लोकतंत्र है, संविधान है इस देश में, तो आज प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि हम तीनों कानून को, एक कृषि कानून एक काला कानून था, इसलिए आज जीत हो गई। और चुनाव है पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, उस ख्याल से क्योंकि हार मान चुके हैं लोग, तब इस तरह का निर्णय लिया उन्होंने। कोई उनके भलाई के लिए नहीं लिया, अपना भलाई के लिए कि हम बोले कि माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल।
भारत में क्रिप्टो पर हुई पहली पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक में एक मत निकल कर आया है कि क्रिप्टो करेंसी कांट बी स्टॉप्ड बट मस्ट बी रेगुलेटेड। जयंत सिन्हा की अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, इंडस्ट्री बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और क्रिप्टो के रेगुलेशन पर बात की। इस बैठक में क्रिप्टो से जुड़े तमाम चिंताओं के बीच एक राय निकल कर आई कि भारत में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत तो है, लेकिन रेगुलेटर कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। बैठक में चर्चा इस मुद्दे पर भी काफी हुई कि निवेशकों की पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए और बैठक के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि क्रिप्टो में रेगुलेशन एंड इनोवेशन को बैलेंस करने की जरूरत है और यूज केस के आधार पर इन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। साथ ही देश की मौजूदा टैक्स प्रणाली क्रिप्टो पर लागू हो सकती है और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के मसले पर भी अलग अलग मंत्रालय और आरबीआई के साथ एक खास मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल की चिंता जाहिर की। आने वाले समय में सोशल टोकन के क्रिप्टो स्पेस में तेजी से अपनी जगह बनाने की उम्मीद है और सोशल टोकन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। ये एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या एजेंसियों की मदद के बिना अपने काम को मोनेटाइज करने में मदद करता है। सोशल टोकन ने कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी फैन कम्युनिटी को बिल्ड करने और उन्हें रिवॉर्ड देने के साथ साथ अपने क्रिएटिव वर्क के लिए खुद को कंपनसेट करना संभव बना दिया है। कल्पना करें कि आप न्यूज पढ़ने के लिए एक न्यूज वेबसाइट पर गए और फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक क्रिप्टो टोकन दिया जाता है। जिस तरह से इन्हें डिजाइन और सेट किया गया है उसके चलते ये सोशल टोकन रियल मनी की तरह काम करता है और इन टोकनों की सीमित संख्या ही मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी हाई डिमांड होगी और इनकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा क्रिएटर अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इसमें और ज्यादा बेनिफिट शामिल कर सकते हैं और इस तरह से ज्यादा फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल टोकन यानी कि NFT और क्रिप्टो स्पेस में एक नया फ्रंटियर है, इसलिए इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब वक्त हो गया है आज के हमारे गेस्ट से मिलने का और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोगानी, फाउंडर और CEO क्रिबोको ग्लोबल। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि संसदीय स्थायी समिति के साथ पहली बैठक रेगुलेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है? ये पार्लियामेंट का इंडस्ट्री के साथ में पहला इंटरेक्शन था। इस मीटिंग के अंदर जयंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे और उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि इसको करेंसी कहा जाए या एसेट कहा जाए या कमोडिटी कहा जाए। तो ये इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे लगता है ये एसेट या कमोडिटी के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरेक्शन था विद द इंडस्ट्री एंड आई बिलीव काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम लोगों को रिटन रिस्पॉन्सेस भी देने हैं जो इस हफ्ते के अंत तक हम कमेटी को सबमिट कर देंगे। तो होपफुली हम बिल को काफ़ी जल्द देख सकते हैं बाय द अराउंड द विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम ये देख सकते हैं। और क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही। अगले बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।